जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोडरमा जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रयास किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र, ताकि इससे बेहतर तैयारी करके परीक्षार्थी कोडरमा जिले का नाम रोशन कर सके। क्योंकि पिछली दफ़ा पूरे झारखंड में कोडरमा जिला का अव्वल स्थान आया था, उसी को ध्यान में रखते हुए कोडरमा जिला से उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल सेट तीन मॉडल सेट दिया गया। आज हम लोग देख रहे हैं अकाउंटेंसी का मॉडल सेट, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन और उसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र 2023 वाणिज्य संकाय और विषय में लिखा हुआ है अकाउंटेंसी, क्लास 12th लिखा हुआ है ना। तो ये जो जैक के द्वारा जारी किया गया था, उसी के पैटर्न पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। आप इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत यहाँ पे दिया गया है सेट 1 के अंतर्गत, है ना। देख सकते हैं सेट 1 के अंदर मॉडल प्रश्न MCQ अकाउंट्स, 1.5 घंटे का समय दिया है, 12th है, 40 मार्क्स का है ना। आगे यहाँ दे रहा है कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे इसके क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। कहता है पहला, कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता है। तो कौन सा खाता है? तो ये आपका वास्तविक रियल अकाउंट है। दूसरा कहता है सचिव को मानदेय का भुगतान। तो जो सचिव का मानदेय भुगतान होता है, पेमेंट ऑफ होनोरियम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है इसको। कहता है इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कॉल्ड अप, यानी जो गैर व्यापारिक संस्थाओं पर व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। तो इसे सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, सरप्लस कहा जाता है इसे। चौथा में कहता है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, यानी साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो जो क्रेडिट किया जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, साझेदारों के जब पूंजी खाते की गणना की जाती है, तो ये जो गणना की जाती है वो ओपनिंग कैपिटल पर होता है ना। कहता है 6 में रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही चीज होता है, और ये मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। 7 में कहता है चौबे एंड दुबे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 इन फ्यूचर they have decided to share profit in equal ratio which partners will sacrifice in the ratio। कहते हैं चौबे और दुबे 2:3 अनुपात में लाभ बांटते, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, है ना। तो ये मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया था वही क्वेश्चन है सेम, वहाँ पे केवल शायद नाम चेंज था। तो ये हो जाएगा आपका y के द्वारा 1/10 त्याग किया जाएगा, है ना। बना के देख लीजिएगा। चूंकि सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है 2:3 और न्यू रेशियो तो कुछ दिया नहीं है, तो दिया है, सॉरी भविष्य में दे रहा है उन्होंने समान अनुपात में बांटना, यानी 1:1 दिया हुआ है न्यू रेशियो। तो आप यहाँ पे बना के देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल एंड अबव रियलाइजेबल वैल्यू,
कहता है एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है जिसका वसूली मूल्य होता है तो ये गुडविल होता है। कहता है पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कह रहा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वेयर 10,000, 18,000 and 14,000 the value of goodwill at 2 year purchase of average profit will be। तो कहता है पिछले 3 वर्षों के लाभ दिया हुआ है 10,000, 18,000, 14,000। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों क्रय के आधार पर होगा। तो हम लोग को पता है कि गुडविल इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ देंगे 10,000, 18,000, 28,000 और 14,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तीनों को जोड़ेंगे 10,000, 18,000, 14,000 को। जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 42,000 यानी 42,000। 42,000 को हम लोग 3 से भागा दे देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आ जाएगा 3 से भागा देंगे तो 14,000 यानी 14,000 है ना। तो अब ये क्या 14,000 आया। अब कहता है क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग यहाँ पे 14,000 इंटू 2 यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेरा है 14,000 है ना। और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 वर्षों क्रय के आधार पर बोला है। तो ये मेरा 28,000 आ जाएगा है ना। तो 28,000 आपका क्या है ए। तो 9 का ए हो जाएगा। 10 में कहता है जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचित हस्तांतरित किया जाता है। तो सामान्य संचय जो हस्तांतरित किया जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यानी ये यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 X and Y are partners sharing profit in the ratio of 1:1. They admitted Z for 1/5 share who contributed rupees 25,000 for his share of goodwill. The total value of goodwill of the firm will be। तो जब इस तरह का प्रश्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1/5 भाग के लिए आता है तो हम लोग जस्ट अपोजिट कर देते हैं पूरे भाग के लिए। 5/1 गुने 25,000 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1,25,000 यानी जो पूरा फर्म का गुडविल है वो 1,25,000 हो जाएगा। तो 1,25,000 आपका है डी में है ना। तो ये डी आंसर होगा। 12 का कहता है 12 में ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। कहता है किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाता है। तो जो जमा किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा ये यानी उसके भाग की ख्याति के साथ हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल। थर्टीन में कहता है राजेंद्र सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उसका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ। कहता है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग राजेंद्र सतीश एंड तेजपाल वेयर 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। द गेनिंग रेशियो इज यानी लाभ हानि का अनुपात पूछ यानी गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता है कि गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन लोग का दिया हुआ है 3:2 और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा इन लोग का न्यू गेनिंग रेशियो वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका सी यानी हो जाएगा 1:1। ठीक है। 14 में कहता है कि एक in the event of death of a partner the accumulated profit and losses are shared by the partners in their। कहता है एक साझेदार की मृत्यु की स्थिति में दशा में संचित लाभ और हानियां साझेदारों द्वारा बांटी जाती है उनके। तो यहाँ पे होता है क्या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है
15 में द एक्सक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटा ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कार्य निष्पादक और साझेदारी की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर किस दर से ब्याज चुकाया जाता है। तो ये होना चाहिए सी, यानी ये 6% के हिसाब से। 16 में कहता है ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, यानी फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसे हस्तांतरित किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। 17 में कहता है ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो पार्टनर जो लोन अकाउंट होता है वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स का लोन जो होता है वो डायरेक्ट पेड किया जाता है। हाँ, किसी दूसरे का लोन होता है तो उसको कैश के रूप में पेड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हस्तांतरित किया जाएगा उसको डायरेक्ट, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को डायरेक्ट हम लोग कैश पेमेंट कर देते हैं। तो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, यानी संचित लाभ और संचय का हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ऑल पार्टनर्स ऑल कैपिटल रेशियो के हिसाब से। 19 में कहता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी कैन इशू, तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। तो दोनों शेयर होता है, पूर्वाधिकार और इक्विटी दोनों शेयर जारी करती है ना। तो ये हो जाएगा सी। 20 में कहता है क्या, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, यानी एक कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 53। 21 में कहता है इक्विटी शेयर होल्डर आर, तो कहता है इक्विटी शेयर होल्डर तो ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, यानी कंपनी के ये मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्या, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, यानी जो हम लोग शेयर जब्त करते हैं उसको अगर हम लोग पुनर्निर्गमित करते हैं तो पुनर्निर्गमित करने के पश्चात जो हम लोग शेयर फॉरफिटेड होता है और री इशू कहते हैं, तो जो फॉरफिटेड का बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो ये आपका ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती दिया जाता है वो क्या होता है, वो पूंजीगत हानि हो जाता है ना, कैपिटल लॉस होता है वो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है डिवेंचर इज ए, यानी ऋण पत्र है, तो डिवेंचर इज जो है वो लोन सर्टिफिकेट है, एक तरह का ऋण का एक प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 का ए। 25 में कहता है क्या डिवेंचर होल्डर रिसीव, तो डिवेंचर होल्डर जो रिसीव करता है वो इंटरेस्ट को रिसीव करता है। 26 में कहता है क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन, यानी जो डिवेंचर हम लोग जो जारी करते हैं उस पर जो लॉस होता है ना, डिस्काउंट जो होता है वो कहाँ दिखाया जाता है, तो ये वन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग इसको दिखाते हैं, है ना। क्वेश्चन 27 कहता है क्या सिंकिंग फंड लेखा
के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड, यानी जब सिंकिंग फंड में हम लोग जो जमा करते हैं उसको अगर बेचते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी सिंकिंग फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको यदि हम लोग सेल करते हैं, तो यदि सेल करने के बाद यदि प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र होता है सिंकिंग फंड अकाउंट में। ठीक है। अब फिर सिंकिंग फंड का बैलेंस जाता है आपका कैपिटल रिजर्व वगैरह में या जनरल रिजर्व, दिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कहता है अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन, कहता है सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है इसको, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 29, 29, कहता है करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, तो यानी उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो करंट एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है, तो सन्डी डेटर्स तो ये करंट एसेट्स होता है, कैश इन हैंड ये भी करंट एसेट्स होता है, स्टॉक ये भी करंट एसेट्स होता है। तो कहता है फिनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए ऑल, है ना, ऑल, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सभी। कहता है फिनेंशियल स्टेटमेंट आर, यानी क्वेश्चन नंबर 30, फिनेंशियल स्टेटमेंट आर यानी वित्तीय विवरण होते हैं, तो वित्तीय विवरण जो होते हैं रिकॉर्ड फैक्ट्स होते हैं, यानी अभिलेखित तथ्य होते हैं, है ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स, यानी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है, तो ये अंकेक्षकों के द्वारा यानी ऑडिटर के द्वारा ये किया जाता है ना, ये ऑडिटर बी हो जाएगा। कहता है लाभ व हानि खाते को खालिस्तान भी कहते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, कहता है इंटरप्रेशन ऑफ फिनेंशियल असेसमेंट्स इंक्लूड्स, यानी कहता है वित्तीय विवरण निर्गमन में शामिल होता है, तो वित्तीय विवरण में जो शामिल होता है वो सब चीज़ होता है, क्रिटिसिज्म होता है एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ड्राइंग्स, कंक्लूजन, सब कुछ होता है, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 34, कहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन, यानी जो तुलनात्मक विवरण को और किस रूप से जाना जाता है, तो 34 का हो जाएगा क्या, बी, यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप बी 36 या समानांतर विश्लेषण, लेकिन इसका आंसर ये जो अंग्रेजी है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल, इसका अंग्रेजी होता है हॉरिजॉन्टल, है ना, ये 2 बार वर्टिकल हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, यानी 36 को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, जब कॉमन साइज होता है तो टोटल हम लोग 100 मान लेते हैं। कहता है इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट इन नेट सेल्स इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, तो ये भी 100 हो जाएगा, है ना। कहता है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कम्स अंडर, यानी स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो के अंतर्गत आता है आपका एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आ जाएगा एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आता है ये। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। 36 कहता है इन आइडियल करंट रेशियो इज, तो आइडियल करंट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है, यानी 38 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो यानी रोकड़ प्रवाह विवरण जो आधारित होता है वो होता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के रोकड़ आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है मॉडल सेट का, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम, यानी इनमें से कौन सा नॉन कैश आइटम रोकड़ मद नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कैश, चूंकि ये ऑलरेडी कैश होता ही है, ये रोकड़ आइटम होता ही है। इसी के साथ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मॉडल सेट एक। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का होने जा रहा है, इसको कृपया बहुत अच्छे तरह से पढ़ लें और याद कर लें, समझ लें, ठीक है। पुनः आपसे आग्रह कि यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।